सफलता हमें हारने वालों के बिना ही मिलती है। सफलता का प्रयास अधूरा नहीं करना चाहिए, पर हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हारने के बाद ही अधिक प्रयास करना चाहिए, जीतने के बाद नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। आज की इस क्लास में हम आपके लिए डियर फिर से टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन बी आप लोग लगा लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो कौन से वर्ष में समुद्र की यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? आपको बताना है 1856, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो भाई उनके अगर अधिकारी की बात करते हैं तो पाटिल थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको लगा देना है, सॉरी ऑप्शन बी, पाटिल। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के विख्यात सैन चैतन्य निम्न में से किस शासक समकालीन थे? तो आपको बताना है क्या भाई? अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये शाही राजवंश के संस्थापक थे और उनका जो शासनकाल था, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो शासनकाल था वो 1494, कब से कब तक? एक मिनट ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, 1494 याद रखिएगा, 1494 से लेकर 1519 तक रहा है। और ये चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल 1486 से 1534 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है क्या? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि बम्स हिक्की। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की इनका पूरा नाम था, लेकिन बॉम्स हिक्की के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, और कब शुरू किया था? तो आपको बताना है 1780 में। कब? 1780 में इन्होंने शुरू किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? देखिए, आनंद मठ के जो लेखक थे उनका क्या नाम था भाई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी आनंद मठ के लेखक थे। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं आपसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे, इनका क्या काम था, तो आपको बताना है भाई, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे और कवि भी थे, पत्रकार भी थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, की रचना की थी। याद रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है भाई क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बंगाली साहित्य को समृद्ध भी किया था। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भाई नाना साहेब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर इनके बारे में हम और भी बात करें, ठीक है, इनका 1740 में अपने पिता की मृत्यु के बाद पेशवा इनका बन गया था। आगे इन्होंने ठीक है काम किया। देखिए, नाना साहेब पेशवा की अगर हम बात करते हैं तो नाना साहेब पेशवा द्वितीय जो थे वो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अंग्रेजी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और इन्हें हम ढूंढू पंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था आपको बताना है क्या? बेशिन की संधि। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? देखिए, लाल किले की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं आपसे, तो सबसे पहला तो पॉइंट आपका आता है कि लाल किला है कहाँ पर। कितने स्टूडेंट को मालूम है भाई कि लाल किला कहाँ पर है? और आप सभी को ये आंसर मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, लाल किले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर दे दिया जाए आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के साथ उन्होंने समाप्त हुआ था। ठीक है, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई? यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है कि लाल किला की बात करें तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था? तो आपको बताना है क्या? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल किला किस शताब्दी में बनवाया गया था, तो आपको बताना है 17वीं शताब्दी में। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, सीमांत गांधी आप किसे कहते हैं? तो आपको बताना है भाई खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, गफ्फार खान को। तो भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, तो इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के रूप में इन्होंने शामिल हुए या कार्य किए। ठीक है, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है, और उन्होंने भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो इसीलिए इन्हें नाम दिया गया सीमांत गांधी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, उन्हें फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होगा। याद रखिएगा कि भाई खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने खुदाई खिदमत गार नामक एक संगठन की स्थापना किया था जिसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसने किया? ठीक है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो आपको बता देना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्होंने 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी काम किया है। कब से कब तक की बात यहाँ पे हो रही है? 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, याद रखिएगा 93 तक। ये बंगाल के कहाँ की बात हो रही है भाई? बंगाल की बात हो रही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। सिविल सेवा में भी उन्होंने कुछ न्यू रखी। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी इस तरीके से कार्य किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भाई भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तो भाई भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया ने दिया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन देखिए, अगर पिंगली वेंकैया की बात करें, इन्होंने किस बेस पर दिया, कैसे दिया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तो इन्होंने दे दिया। कब दिया था? 1921 में दिया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, डिज़ाइन देने के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ध्वज का डिज़ाइन जो प्रस्तुत किया, जैसे महात्मा गांधी ने कुछ संसाधनों के साथ अपनाया था। और यह ध्वज जिसे स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज ध्वज के नाम से हम किसे जानते हैं? तो तिरंगा झंडा को ही जानते हैं। तिरंगा झंडा को स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो मुख्य कलर हैं, लाल और ग्रीन, यानी रेड और ग्रीन, और उनके बीच में एक चक्र था। ठीक है, तो वो चक्र भी अन्य धर्मों के साथ सारी चीज़ें लेकर फिर उन्हें
चरखे को अशोक चक्र के साथ इन्होंने बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला की उपाधि किसने दी थी। देखिए, भारत का कोकिला हम किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन इनको ये उपाधि दी किसने थी, आपसे ये पूछा है। तो आपको बताना है क्या, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये उपाधि दी गई है। अब याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू को कहते हैं। ये कविताओं के लिए जानी जाती थी, जिसमें देशभक्ति, रोमांस, गीतात्मक, ठीक है, काफ़ी चीज़ें शामिल हैं इनके कार्यों में, और इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी कविता में। ठीक है, तो उनकी पकड़ के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें भारत का कोकिला कहा था। ओके, अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा लगाया था और इनका क्या कार्य था, ये कौन थे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है भाई, आपके ऑप्शन में 4 पॉइंट दिया है, तो 4 पॉइंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत ही फेमस नारा है अपने आप में, और आप सभी को पता होना चाहिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था, तो आपको बताना है क्या, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी किया था, जिसे शॉर्ट में हम INA के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और वल्लभ भाई पटेल ने भी दिया था। ठीक है, लेकिन वे दोनों भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नेता थे, उन्होंने विभिन्न आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक और भी नारा लगाया था, क्या, पूर्ण स्वराज। ठीक है, यानी कि पूर्ण स्वराज के लिए ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो कोई विशेष नारा नहीं था, लेकिन उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। ठीक है, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वल्लभ भाई पटेल जो थे, ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन या नारा, या उन्होंने बताया था, या एक आंदोलन है, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, नारा नहीं कहेंगे आप, ये कोई भी एक नारा नहीं है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है क्या, कि लौह पुरुष के नाम से हम वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी। देखिए, महामना की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको बता देना है भाई, क्या, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी ने दी थी मदन मोहन मालवीय को ये उपाधि। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारत में लोक नायक शब्द से कौन संबंधित है। देखिए, भारत में लोक नायक शब्द से अगर हम बात करते हैं कौन संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, उन्हें लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर कौन थे, इनका क्या कार्य था, या इनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें नॉलेज है, तो भाई भीमराव अंबेडकर आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नॉर्मली इन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। ये एक महान भारतीय, ठीक है, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक थे, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान के निर्माण में रहे। ठीक है, इन्होंने संविधान का निर्माण किया, ठीक है, जिसके वे अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, और सामाजिक न्याय में प्रबल समर्थक थे। ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान। ठीक है, इन्होंने संविधान का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आपको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देना है। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे उन्हें हम थ्रेन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। थ्रेन थ्योरी तैयार करने के लिए इन्हें जाना जाता है, यानी कि उन्होंने थ्रेन थ्योरी तैयार किया था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। आपसे कई तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? देखिए दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी, तो आपको बताना है C.F. एंड्रयूज को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता की जब बात यहाँ पे हम करते हैं तो आपको बताना है क्या? 8 मार्च 1931 को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा चलाया गया था? तो कौन से गवर्नर के द्वारा चलाया गया था? तो आपको बताना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अभी आप लोगों को मैंने बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बढ़ते हैं, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाना साहेब के नाम से हम किसे जानते हैं भाई? बालाजी बाजीराव को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ठीक है, मतलब इसमें से किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो आपको बताना है क्या? चार मीनार। ठीक है, चार मीनार में कोई भी स्मारक नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए, बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उल दौला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको आता है क्या? मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल आप सभी को पता है आगरा में स्थित है। ठीक है, चार मीनार की बात करें तो चार मीनार की जब बात आती है तो हैदराबाद को याद कर लीजिएगा आप लोग। चार मीनार जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। इत्माद उद दौला का मकबरा भी आगरा में ही स्थित है और आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? देखिए सम्राट अशोक की बात आती है तो आपको बिंदुसार को याद करना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। महाराणा प्रताप की जब बात आती है तो हम चेतक को याद कर लेते हैं। ठीक है, उनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। यह एक प्रसिद्ध और वफादार घोड़ा था जो महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़ों में से एक था। और चेतक मारवाड़ी नस्ल का था जो युद्धों में अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा करवाया था। तो कौन से महाराजा करवाए थे जंतर मंतर का निर्माण? तो आपको बताना है जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता किसने लगाया था? तो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, विश्व का पता लगाया कहाँ पे थे? राष्ट्रपति भवन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए, गुरु गोविंद ने। ठीक है, किसने किया था मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? गुरु गोविंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और यह आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? तो आपको बताना है क्या? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा इनका मेन उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। अगर आपसे पूछा जाए चौरी चौरा कांड कब हुआ?
है ना। यहाँ पे देखिए चौरी चौरा की जब बात करते हैं तो 1922 को याद करिएगा, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था और इस घटना में असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, ठीक है। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को रोका भी गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा कांड के समय कौन से आंदोलन को रोकना पड़ा था, तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम किस नाम से जानते हैं, जॉन कंपनी के नाम से, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में, ठीक है। कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो देखिए 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध आप लोगों ने करके आया है, तो कह दो मैम तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो तालीकोटा के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है भाई क्या कि 1565 में, ठीक है। 1565 में तालीकोटा युद्ध हुआ था। 23 जनवरी 1565 में किसके बीच में हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी, तो किस शहर में थी इसकी राजधानी, आपको बताना है कांजीपुरम, ठीक है। कांजीपुरम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था, तो भाई बंगाल विभाजन की जब बात आती है तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905, डेट भी याद रख लीजिएगा, 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस विभाजन को जो उद्देश्य था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 भागों में विभाजित करना, ठीक है। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना, ठीक है। तो इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था, तो कौन सी शताब्दी में था, आपको बताना है 3री शताब्दी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासक था, तो किस राजवंश का शासक था, तुगलक वंश का, ठीक है। तुगलक वंश का शासक था। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तुगलक वंश कब से कब तक चला, है ना, तुगलक वंश कब से कब तक चला, तो आप लोग क्या बताएंगे। ये तुगलक वंश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले खिलजी वंश पे आते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए आपका खिलजी वंश है ना, ऑप्शन मतलब पहला खिलजी। देखिए खिलजी वंश 1290, ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चला, ठीक है। तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से लेकर, ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक खिलजी वंश चला। मुगल वंश की बात करते हैं तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल वंश चला, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए खिलजी वंश के बारे में, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश जो आपका है वो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला तो भाई आपको बताना है गुलाम वंश, दूसरा कौन सा है, तो खिलजी वंश। इसकी स्थापना किसने की थी, तो भाई आपको बोलना है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मंगोल मुगल का राजवंश था जिन्होंने
16वीं सदी की शुरुआत से 18वीं सदी के मध्य तक अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भाई नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी, कौन सी युद्ध में हुई थी इनकी हार, किसकी बात कर रहे हैं, सिराजुद्दौला की। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपको बताना है क्या, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध में इनकी हार हुई थी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच में हुआ, है ना। ये 3 पॉइंट आपका यहाँ से बन गया। तो प्लासी का युद्ध की बात सबसे पहले अगर आप करोगे तो आपको याद रखना है क्या, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपका पूछा है कि सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी, तो प्लासी के युद्ध में ये हार गए थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ये पॉइंट। अच्छा, उसके अलावा वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। कब, 1760 में, 22 जनवरी 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, मैंने आपको भी बताया। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको याद रखना है क्या, किसके युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब और किनके बीच हुआ, है ना। बक्सर जी की जब बात आती है तो आपको बताना है क्या, 1764 में। ठीक है, 1764 में हम बक्सर का युद्ध किए थे। ठीक है, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या है, शक युग आरंभ हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था या किस ईसा पूर्व में पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना 78वीं ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो भाई आपको बताना है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक का क्या नाम है, आपको बताना है मैग्नेस्थिस। ठीक है, तो मैग्नेस्थिस जो थे वो क्या थे भाई, इंडिका के लेखक थे। राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। अब आपको यहाँ से 4 पॉइंट, भाई 4 ऑप्शन दिए लेकिन पॉइंट बहुत मिलेंगे। पहला पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है, इल्तुतमिश कब से कब तक शासन किए और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, क्या क्या चलाया, बहुत सारी चीज़ें इनसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश की जब हम बात यहाँ पे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। कब, 1206 में। ठीक है, कब तक थे ये, 1210 तक थे। ठीक है, पहला पॉइंट। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने गौरी साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद हुआ। दूसरा आपको याद रखना है कि उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1210 में लाहौर में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और दिल्ली में अजमेर की मस्जिद, ठीक है, अजमेर की मस्जिद भी किसने करवाया था, ऐबक ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके अलावा भी याद रखिएगा, मेरठ और बरन यानी बुलंदशहर पर कब्जा किसने किया था, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, गढ़वाल साम्राज्य पर हमला किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इतने पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं इल्तुतमिश के बाद। ठीक है, जब इल्तुतमिश के पास हम पहुँचे
तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है, जो 1210 में, कब, 1210 में दिल्ली सल्तनत का शासन बना। उसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और सल्तनत को मजबूत किया, ठीक है, और उसके साथ साथ मंगोलों पर आक्रमण भी किया, ठीक है, मंगोलों पर आक्रमण से सल्तनत को बचाया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 40 सरदारों का दल, जिसे चलीशा कहा जाता है, उसका गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। उसके अलावा इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? किसकी बात की जा रही भाई? इक्ता प्रणाली की बात यहाँ पे की जा रही है कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने की, ठीक है। चांदी का सिक्का किसने चलवाया? है ना, चांदी का सिक्का, चांदी व टका और तांबे का जीतल का सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। आते हैं रजिया सुल्तान के पास, ठीक है। जब रजिया सुल्तान के पास हम पहुँचे हैं, ठीक है, रजिया सुल्तान के पास जब पहुँचा गया तो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240, कब से कब तक? 1236 से लेकर 1540 तक क्या किए? शासन किए, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी ये, दूसरा पॉइंट, ठीक है। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी, ठीक है। उन्होंने पुरुष की तरह कपड़े पहनना शुरू किया और खुले तौर पर दरबार पर बैठती थी, ठीक है, और कई सारे विद्रोह का सामना किया। अंत में 1240 में उसकी हत्या भी हो गई। तो इनकी कहानी यहीं से ख़त्म भी हो गई। अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन के पास। भाई बलबन के पास आए तो 1266, कब से भाई? 1266 से लेकर 1287 तक ये शासन किए, ठीक है। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। उसने रजिया सुल्तान के बाद कई वर्षों तक शासन किया, ठीक है। उसने चलीशा को ख़त्म किया, ठीक है। चलीशा जो बना था, दल चलीशा इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको ख़त्म किया और सल्तनत को भी मजबूत किया, ठीक है। और राजपूत और मंगोलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, ठीक है। उसने शक्ति और न्याय पर जोर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, उसने एक प्रथा चलाई थी, जिस प्रथा का क्या नाम था? सिजदा। क्या था भाई? सिजदा और पैपोस, ठीक है, सिजदा और पैपोस की उसने प्रथा चलाई थी। तो याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। इतनी ही पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा मत याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मीर हसन देहलवी किसके दरबार थे? तो भाई मीर हसन देहलवी की बात अगर हम करते हैं तो आपको याद कर लेना है मुबारक खिलजी की, ठीक है। तो मुबारक खिलजी आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने किसके किसके बारे में बताया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दिया था, मुबारक खिलजी के बारे में, मोहम्मद बिन के बारे में और फिरोज तुगलक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम मुबारक शाह खिलजी को पकड़ते हैं। देखिए मुबारक शाह खिलजी की जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो 1316, कब से कब तक? 1316 से लेकर 1320 तक शासन किए। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था और अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इन्होंने सत्ता को संभाला था, ठीक है। आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ठीक है। आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था और एक महत्वपूर्णकांक्षी योजनाओं और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए इसे जाना जाता था। इसने राजधानी का परिवर्तन किया और सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था, ठीक है। फिर आते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। फिरोज तुगलक की जब बात यहाँ पे हम करते हैं तो भाई यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि 1300 लेकर 51 तक, 1351 से लेकर 1388 तक इसने शासन किया, ठीक है। और उसने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, नहरें बनवाई, सार्वजनिक कल्याण के कई कार्य किए और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी इसने अपनाया, ठीक है। तो ये हुए आपके फिरोज तुगलक जी। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर की बात करें तो आपको बताना है रामानंद के। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो राजनीतिक गुरु की जब बात आती है तो आपको याद करना है गोपाल कृष्ण गोखले के,
ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें राजनीतिक गुरु माना जाता है महात्मा गांधी के। अब भाई ये 3 ऑप्शन भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, इनका क्या कार्य था, कब से कब तक, कैसे, क्या थे, सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं भाई, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को पकड़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक की जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक राष्ट्रवादी समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका कार्य क्या था, स्वराज के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और बहिष्कार, ठीक है, किया और आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया आपको। और ये 1856 से लेकर 1920 तक थे। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवादी दोनों थे ये। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में काफ़ी भूमिका निभाई। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, लाला लाजपत राय के पास। ये भी भाई राष्ट्रवादी नेता ही थे, राष्ट्रवादी लेखक थे, राष्ट्रवादी थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनका कार्य था कि पंजाब में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना। ठीक है, उसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात जब करते हैं तो दादा भाई नौरोजी भी अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनेता थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, उन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का निकास के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन पर भारत से धन का दोहन कर रहा था। ठीक है, और ये कब से कब तक थे, 1825 से लेकर 1917 तक। ठीक है, अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ठीक है, वो भी राष्ट्रवादी समाज सुधारक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना और भारतीयों में स्वशासन की भावना को विकसित करना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे आपको बताना है, महिपाल फर्स्ट के। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 18 ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए सिंह के पास किसे भेजा था, तो आपको बताना है चार्ल्स मेटाकॉफ को। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद थे, कौन थे, आपको बताना है अशक। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, क्लास 1 से आपको पढ़ाया जाता है कि गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो भाई किसे कहा जाता है ये सभी को पता है कि जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, गुलाबी यानी पिंक सिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और एक शहरी क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण घनत्व में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि इसे कहते क्यों हैं, है ना, तो आप लोग क्या बताओगे। ये सभी को पता है कि गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। हम नॉर्मली क्लास 1 से तो पढ़ते ही आते हैं, हमें GS GK में रटवाया जाता है, लेकिन किस लिए कहते हैं ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है क्या, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो सूरजमल को। ठीक है, सूरजमल को हम कहते हैं जाट समुदाय का प्लेटो। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इसका कमेंट जरूर करेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे,
ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है आप सभी को कमेंट करके बताना है।